नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। प्रदूषण हवा सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि 5 राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। दिल्ली में लगातार खराब होती हवा पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दोपहर बैठक बुलाई, तो मुंबई में भी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदूषित होती हवा और बिगड़ते AQI पर चिंता जताई। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है 2 के बावजूद इस तरह की स्थिति है। इसके बावजूद आपको बता दें, ज़मीन पर इसका पालन होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आज कहा है कि अगले 15 से 20 दिन गंभीर हैं। कल AQI करीब 350 था। हम CNG और BS6 की बसों का प्रयोग करेंगे। सर्दियों के लिए राज्य सरकार के पास अलग प्लान है। बहरहाल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से जवाब मांगा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को हलफनामा जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य ये बताएं कि प्रदूषण रोकने के क्या कदम उठाए गए हैं और दिल्ली की AQI में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। कागजी और जमीन पर हकीकत में फर्क है। इस बीच एम्स की भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल या फॉसिल फ्यूल से जलने से निकलती है, यानी दिल्ली के ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो निर्माण कार्य और पराली जलाने से होता है। लेकिन NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो गाड़ियों के धुएं से निकलती है, जो बहुत ही घातक है। और अब माफ़ कीजिए, एक आंकड़ा ये भी बता रहा है कि इस अक्टूबर को छोड़ दें तो पिछले 6 सालों में इस साल जनवरी से अक्टूबर तक दिल्ली की हवा बेहतर रही थी, अगर आप 6 सालों की बात कर रहे हैं तो। और पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, लेकिन हाल में ये मामले बढ़े हैं और प्रदूषण जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा घातक है, जो एक स्टडी आई है दिल्ली के लिए है। बहरहाल आइए सुन लेते हैं पहले गोपाल राय पर्यावरण मंत्री का क्या कहना है। बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं, उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं। और अब बात करने के लिए हमारे साथ है विवेक चट्टोपाध्याय, प्रोग्राम मैनेजर CSC। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट 5 राज्यों से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार वो कदम उठाने की बात कह रही है। आपका दिल्ली की हवा पर असेसमेंट क्या है? देखिए, ये वर्ष प्रतिवर्ष इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। 1998 से ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में एयर पॉल्यूशन का। पहले MC मेहता केस चला और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वादा किया सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक संस्था इस्टेब्लिश कर रही है जिसका नाम है कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी अपने सर पे ली और उन्होंने ये वादा भी किया कि हम राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे इस पूरे क्षेत्र में। तो मेरे ख्याल से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है या इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है कि प्रदूषण नियंत्रित हो। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि वर्ष प्रतिवर्ष इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भले ही हम दावा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमने प्रदूषण कम किया है, परंतु हम सेफ लेवल से, जिस लेवल में हमें सेफ्टी होनी चाहिए प्रदूषण की, उसके लिए अचीव करने के लिए 60% हमें गिरावट करनी है। और कल जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्टडी आई है उसमें खास बात कही गई है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 दोनों का दुष्प्रभाव दिल्ली NCR क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सारे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें नियमों को काफी सख्ती से इम्प्लीमेंट करना होगा। और जहां भी ढिलाई हो रही है, विशेष रूप से NCR क्षेत्र में और दिल्ली में, जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं या इंडस्ट्रीज मानक नहीं पूरे कर पा रहे हैं, गैस की सप्लाई समय पे नहीं हो पा रही है,
जेनसेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, गार्बेज बर्निंग हो रही है पूरे क्षेत्र में, कई जगह हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये नाकामियां हमें दूर करनी होगी, तब जाके ही हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ फार्मर्स को या किसानों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि जब गार्बेज बर्निंग या ये फार्म फायर्स या खेतों में जब जलना बंद हो जाता है, उसके बावजूद दिल्ली की हवा प्रदूषित रहती है। तो मेरे ख्याल से काफी प्रयास हमें सख्ती से इम्प्लीमेंट करने होंगे, तब जाके इस लैंडलॉक्ड एरिया में हम एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता थी कि दावे सब लोग कर रहे हैं लेकिन जमीन पर इतना असर नहीं हो रहा है, और अब जिस तरह से रिस्पांस होता है सरकारों का इस पर पोल्यूशन को रोकने के लिए, क्या उसकी समीक्षा का समय आ गया है? ग्रैब के नियमों की समीक्षा का समय की जरूरत है? ग्रैब के नियमों में समीक्षा की जरूरत इस लिहाज से जरूरी है कि दिल्ली में अगर आप हॉटस्पॉट्स देखें तो 40 जगहों में मॉनिटरिंग होती है, उसमें 13 से ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज से। तो उन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से ग्रैब जो है वो तो एक इन जनरल दिल्ली एनसीआर के लिए हमने बनाया है, परंतु इन पॉकेट्स के लिए जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहां हमें अलग तरह का प्लान जो है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है, उसे ना सिर्फ विंटर में इम्प्लीमेंट करना है, हमें साल भर इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो नाकामियां हैं कि हम साल भर काम नहीं कर पाते हैं, और ये जो फायर फाइटिंग या आग लगने के बाद जो हम कुआं खोदने जाते हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रयास हमें शुरू से करने होंगे और ग्रैब को हमें सख्ती से लागू करना होगा। बिल्कुल। आखिर में दिल्ली के लिए एक स्टडी आई कि ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा घातक है जो प्रदूषण बढ़ा रहा है। क्या सुझाव सरकारों को देंगे आप? दिल्ली सरकार को एक जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो टारगेट उन्होंने बनाया है, उसे मेरे ख्याल से टाइमलाइन को और भी सख्त करना होगा। हमें टैक्सीज हुए, प्राइवेट व्हीकल्स हुए, इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ानी होगी। और हमें विश्व के उन देशों से सीखना पड़ेगा कि जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर एक नियम तय कर लिया है कि साल भर में जितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसका एक हिस्सा जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे। जितना जल्द से जल्द हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल से दूर जाते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि बहुत बड़ी विफलता ये रही है कि हम मेट्रो के भरोसे रहते हैं, और मेट्रो सिर्फ लोड नहीं ले सकता है लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का। और शहर के सारे रास्ते लगभग जो आबादी के करीब हैं, और ये हेल्थ स्टडीज बताती हैं कि आबादी जितनी सड़कों के पास रहती है वो प्रदूषण बहुत ज्यादा सांस के द्वारा वो लेते हैं, और उनमें बीमारियां होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक को बहुत सख्ती से डील करना होगा। इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हमें टाइट करने होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ानी होगी, पब्लिक बसेस की संख्या 2001 में टारगेट था कि 10,000 होने चाहिए, आज 2023 हो गया, हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए। क्या हमारे पास धन की कमी है? धन की कमी नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल के जो चार्जेस लिए जाते हैं ट्रक्स से या फिर दूसरे साधनों से, वो जमा होते जा रहे हैं, वो अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। हम बस क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? इसके लिए पीछे क्या कारण है? मेरे ख्याल से इसमें सोचने की जरूरत है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है, नेशनल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, उसको ये सोचना होगा कि एनसीआर को दिल्ली से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे कनेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से ये जो नेटवर्क है इसको पूरा इस्टेब्लिश करना होगा, और पूरे साल भर का समय हमें मिलता है, उसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं। परंतु मेरे ख्याल से संज्ञान नहीं लेते हैं सरकारें, या फिर वो ये इंतजार करती हैं कि जब स्थिति खराब होगी तब हम सोचेंगे। मेरे ख्याल से उस मानसिकता से हमें दूर जाना होगा। बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी बड़ी समस्या है, उस ओर अब ध्यान देने की ज़रूरत है और सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर पैसा आया हुआ है तो क्यों नहीं खर्च किया जा रहा, क्यों नहीं और बसेस ली जा रही हैं। बहरहाल धन्यवाद आपका विवेक जी। और हाल
मुंबई का भी खराब है, वहां पे भी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कुछ इलाकों में मध्यम खराब और कहीं पे बेहद खराब है, मुंबई में आपको बता दें। और यहाँ पर जो ऐतिहासिक मैदान शिवाजी पार्क में उड़ती धूल युवा खिलाड़ियों को बीमार कर रही है। बीएमसी ने स्मॉग टावर लगाने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क, कई महान खिलाड़ी इस पार्क से अपनी हुनर तराश कर निकले हैं। पर अब यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर कुछ ऐसा है कि युवा किशोर खिलाड़ी इस मैदान में खेलते खेलते बीमार पड़ रहे हैं। जैसे कि खेलते वक्त सांस फूलती है, भागते वक्त हेलमेट ही पहना था तो उसमें सफोकेशन होता है, सांस फूलती है, जल्दी थक जाते, वीकनेस लगती है। कभी कभार तो गिर जाते प्लेयर बीच में ही। अच्छा, ऐसे चक्कर आके ऐसा हो रहा है? मैं खुद कई बार गिरा हूँ इसलिए। दादर के शिवाजी पार्क में धूल के कारण बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से आलोचना झेल रही बीएमसी ने यहाँ 8 स्मॉग टावर लगाने का फैसला किया है। साथ ही स्मॉग गन का भी प्रदूषण रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चे कहते हैं कि मैदान में पानी का छिड़काव ही ढंग से नहीं हो रहा, हालत बेहद बुरी है। अभी हाल के दिनों में पानी का भी छिड़काव कर रहे हैं आके यहाँ पे सुबह सुबह, तो क्या वो सही ढंग से नहीं हो रहा है? नहीं, सही ढंग से नहीं हो रहा है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो इसकी हालतें कैसी है। बिल्कुल लूज सॉइल है। पिच खराब है पूरा, कुछ भी अच्छा नहीं है। पीछे साइड पूरा गंदा है, वहाँ पूरे इतने बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पे कोई प्लेयर अभी क्योंकि हम लोग फील्डिंग करते हम खुद गिर गए थे कई बार, इतने बड़े बड़े ग्राउंड मेंटेन भी नहीं है, ये ग्रासेस वहाँ पे कांच के पीसेस पड़े हैं, तो प्लेयर्स के लिए सेफ भी नहीं है, कोई गिर जाता है इंजरी हो जाता है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की खराब हवा और गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसे गंभीर विषय बताते हुए स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया। वहीं हाईकोर्ट में मुंबई के प्रदूषण को लेकर पहले 3 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाओं में दावा किया गया है कि बढ़ते प्रदूषण ने सांसों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। जैसे हमने पिटीशन फाइल किए उसके इमीडिएटली बेस्ड ऑन हमारे पिटीशन, चीफ जस्टिस सेड एवरीवेयर एवरी टाइम एयर पोल्यूशन इन जनरल इज इंक्रीजिंग। और उन्होंने खुद एक सू मोटो PI रजिस्टर की है, उसमें खुद जितने महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको पार्टी बनाते हुए पिटीशन नेक्स्ट डेट 6 नवंबर को रखी है। मेन मुख्य मांग ये है कि एक एयर क्वालिटी मैपिंग के लिए कि एट एनी गिवन पॉइंट कोई भी जो एयर पोल्यूशन की चीज़ें हैं उसको मैप करके आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोई एक जवाबदारी ले कि मैं एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरा, अगर एयर पोल्यूशन हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रोका जाए, इसके लिए एक टीम बनाइए। तीसरा, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जो ये दोनों चीज़ें मॉनिटर करे। और साथ में ट्रीज एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट जो कि जिनका बहुत मुंबई जैसे शहर में 100-150 बहुत सारे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें ईयर ऑन ईयर 100-150 करोड़ का बजट है। ये राइट इम्प्लीमेंटेशन हो और ये एयर पोल्यूशन कम करने में यूज़ हो। बताया जाता है कि बीते 3 दशकों में मुंबई में करीब 43% ग्रीन कवर यानी कि हरियाली कम हुई है। वहीं शहर में चल रहे 6000 निर्माण कार्य हवा खराब कर चुके हैं। इसके लिए लंबी चौड़ी गाइडलाइन भी बनी है। अब जमीन पर ये पूरी होते कब दिखेगी कहना मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली है और इस पर आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास। तो रवीश, कहा जा रहा था कैबिनेट की रीशफल की बात है, वो विस्तार हो सकता है। अब यूपी में तो चुनाव नहीं है, क्या 2024 से पहले उसको देखकर महत्वपूर्ण माना जाए? क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तकरीबन 45 मिनट जो है वो बैठक बीजेपी के मुख्यालय में अमित शाह
जेपी नड्डा और जो संगठन मंत्री हैं बी एल संतोष, उनके साथ में हुई है। और इसके बाद में इस बात को काफ़ी बल मिलता है कि ये दो बातों पर जो है वो इस मीटिंग में चर्चा हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है। एक तो कैबिनेट विस्तार के ऊपर में और दूसरा संगठन में जो फेरबदल होने हैं उसको लेकर है। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुहेलदेव पार्टी के जो सुप्रीमो हैं ओपी राजभर, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि खुद ओपी राजभर ने 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि 7 नवंबर के आसपास जो है वो कैबिनेट विस्तार हो सकता है और उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ओपी राजभर के अलावा दारा सिंह चौहान है, जो कि घोसी से पिछली बार विधानसभा के उपचुनाव में हार गए थे चुनाव बीजेपी के टिकट से। उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि अगर उनको मंत्री बनाया जाए, और अगर मंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनको हो सकता है कि विधान परिषद में जगह दी जाए, क्योंकि दिनेश शर्मा की जो सीट है वो खाली हो रही है। दूसरा जो नाम है वो रामपुर में जो आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना ने जो जीत हासिल की थी, उनको भी कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। इस तरीके से 4 नाम बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि कैबिनेट विस्तार में उनको जगह मिल सकती है। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की आज जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक समझी जा रही है। कल जो है वो दिल्ली में कोर कमेटी की जो बैठक है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक, वो यहाँ पर होगी। तो ये 2 दिन खासे अहम हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में दीपोत्सव के बाद कभी भी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो ओबीसी जो वोट बैंक है उसको लेकर बीजेपी काफ़ी जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको अपने पाले में लाया जाए। तो इसके वजह से जो छोटे छोटे इस तरीके की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं भरोसे में लेना पड़ेगा, और यही वजह है कि ओपी राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव पार्टी, उसको भी अब अपने साथ में वो साथ में है, लेकिन ओपी राजभर के मंत्रिमंडल में आने से वो ज़्यादा एक मजबूत संदेश जो है वो राजभर जातियों के बीच में जाएगा। तो इसके वजह से बीजेपी की कोशिश है कि इस कैबिनेट विस्तार में अपनी जो सहयोगी पार्टी हैं उनके नेताओं को जगह दी जाए। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश रंजन शुक्ला। वहाँ पे कैबिनेट विस्तार जल्द होने जा रहा है। उधर राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने 5वीं सूची में 27 नए चेहरों को जगह दी है। वरिष्ठ नेता महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है। उनके समर्थक कांग्रेस दफ्तर में हंगामा कर रहे हैं। और आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास। हर्षा, तो आज दिन भर क्या परिस्थितियां रही, जरा बताइए राजस्थान में कांग्रेस खेमे में। देखिए, आप देख रहे हैं कि लिस्ट मतलब आर तिवारी का नाम भी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन विरोध हो गया है। तो अब क्या है कि कांग्रेस पहले बहुत सेफ खेल रही थी। जो भी लोगों को वो दे रही थी टिकट, वो सिटिंग थे या मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा था, जाकि ज्यादातर कांग्रेस ने ये बता दिया था कि हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जहां हमारे पास विकल्प नहीं है वहां मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब बात अटक रही थी महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम पर। ये लोग सब दोबारा, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ दोबारा टिकट चाहते हैं, शांति धारीवाल और महेश जोशी दोबारा टिकट चाहते हैं, धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर से टिकट चाह रहे हैं। तीनों मुख्यमंत्री के करीबी हैं। अब खबर ये आ रही है कि भाई लिस्ट फाइनल हो गई है, आर तिवारी को दे दिया गया है, महेश जोशी का टिकट काटा गया है। महेश जोशी के खिलाफ 2 चीजें हैं। एक तो महेश जोशी ने मुख्यमंत्री जब जैसलमेर बॉर्डर गए थे, जब उन बात चल रही थी कि भाई वो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, तब बताया जाता है कि महेश जोशी ने एक तरह से एमएलए को इकट्ठा किया था विरोध के लिए। उन्होंने शांति धारीवाल के घर पे जो एमएलए पहुंचे थे इसके खिलाफ कि अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ के जाए, तो महेश जोशी ने उनको बुलाया था, खास से मुख्यमंत्री के करीबी हैं। दूसरा, उनकी बेटी के खिलाफ एक एलिगेशन है रेप का। वो केस अभी भी चल रहा है और उसको अभी तक मतलब उनकी बेल अभी भी पेंडिंग है। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि हाईकमान ने डिसाइड किया है कि कम से कम महेश जोशी को नहीं देंगे और आर तिवारी को दे देंगे। अब आप देखिए कि वहीं पर नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। तो क्या है, अब जो है ना कांग्रेस, अब जो लास्ट में जो टिकट्स दे रहे हैं उसमें विरोध होगा। हम देख रहे हैं कि बाड़मेर में भी हो रहा है विरोध, चित्तौड़ में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। तो इस तरह से जो अब माहौल बन रहा है, पहले कांग्रेस ने बहुत सेफ खेला था, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, अब जब उनकी लिस्ट आएगी बाहर, तो उसको लेकर काफी जो बीजेपी फेस कर रही थी शुरू में, वो अब कांग्रेस फेस कर सकती है। बिल्कुल हर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, हालात को समझाने के लिए। और आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश का।
मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और सभी पार्टियां सत्ता पक्ष व विपक्ष आदिवासियों से हमदर्दी जताती रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासी उम्मीदवारों में उत्साह देखने को कम मिल रहा है। आदिवासियों के लिए आरक्षित कई सीटों पर तो सिर्फ 6 उम्मीदवार दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी और 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। लेकिन ये भी अजीब है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 230 सीटों पर 3,832 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन जब नामांकन फॉर्म भरने की बात आई तो 29 सीटों में सबसे कम उम्मीदवार थे, 6 से 10 के बीच। इन 29 सीटों पर जहां उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है, उसमें 18 यानी 62% सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ये 18 सीटें उन 47 सीटों का 38% है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि जनजातीय क्षेत्रों में किसी प्रकार की चुनावी साक्षरता के विषय में कोई कमी का मामला है, और ये बात सत्य है कि तुलनात्मक रूप से देखें तो बाकी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ 6, 7, 8 प्रत्याशी किसी सीट पर देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साक्षरता की कमी नहीं है। उस क्षेत्र का निर्णय हो सकता है, वहाँ के लोगों को लगा होगा कि जो लोग प्रतिस्पर्धा में चुनाव में है, मैदान में, वो पर्याप्त इसलिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सब चुनावी रूप से साक्षर हैं, शिक्षा के हिसाब से साक्षर हैं और भारतीय जनता पार्टी को विकास के साथ अपना मत करेंगे। नहीं, उसे में मनोवैज्ञानिक लिटरेसी आदिवासियों में अधिक है, वो कारण मानता हूँ। क्योंकि जिस तरह सो कॉल्ड टंटिया मामू के अवतार का ग्राफ आदिवासियों में गिरा है, इसलिए आदिवासी तय करके बैठे हैं कि हमें ट्राइबल विरोधी सरकार का हिसाब करना है। तो उन्होंने अपने मतों के विभाजन को नहीं करने का संकल्प लिया है। और पिछले ट्राइबल कैरेक्टर भी यदि आप देखेंगे तो उन 37 सीटों में सर्वाधिक उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया था। और अब तो मुझे यकीन है कि 100% ट्राइबल कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी के चेहरे को देख रहा है, क्योंकि वो ही उनका कल्याण कर सकते हैं। भील और भिलाला जनजाति बहुलदार जिले के गंधवानी एसटी पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। पिछले 3 चुनावों से ये सीट कांग्रेस के तेज तर्रार आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने जीती है, जिन्होंने कुछ महीने पहले राज्य में आदिवासी सीएम की मांग उठाई थी। धार जिले की धर्मपुरी एसटी सीट और सरदारपुर एसटी सीटों पर केवल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा भीकनगांव एसटी और बागली एसटी में भी 7 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बड़वानी एसटी, अलीराजपुर एसटी, निवास एसटी, जहां से 6 बार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हैं, और ब्योहारी, सब में 8 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज़्यादा आबादी बसती है, लेकिन जब 17 नवंबर को चुनाव लड़ने की बात आती है तो अनुसूचित जनजाति में ही सबसे कम उत्साह नजर आता है। क्या इसके लिए मुख्यधारा के राजनीतिक दल दोषी नहीं, जिन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का काम जिस स्तर पर करना चाहिए था आदिवासियों के बीच, उस स्तर पर नहीं किया? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बात एक बार फिर से मणिपुर की हम कर रहे हैं। यहाँ पर कल शांति भंग हुई जब संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद एक पुलिस दल भेजा गया। मोहरे में 2 स्थानों पर हथियारबंद लोगों ने घात लगाकर हमला किया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। एक ग्राउंड रिपोर्ट। मणिपुर पुलिस कमांडो की बख्तरबंद एसयूवी का काफिला सुबह होने से पहले भारत म्यांमार सीमा पर मोरे शहर में पहुंचा। एक बड़े अधिकारी की हत्या के बाद राज्य में बन रही शांति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एक हेलीपैड के निर्माण की देखरेख कर रहे पुलिस अधिकारी
चिंगथम आनंद की गोली मारकर हत्या के बाद राजधानी इम्फाल से 115 किलोमीटर दूर सीमावर्ती शहर में अतिरिक्त बल भेजा गया। पुलिस कमांडो और असम राइफल्स की साझा टुकड़ी पर इम्फाल मोरे राजमार्ग पर 2 जगहों पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में 3 कमांडो घायल हो गए। पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद इम्फाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच एक साझा समिति का गठन किया गया है और पीड़ित परिवार इंसाफ मिलने तक शव लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी मौत को चुपचाप स्वीकार कर लूं और छोड़ दूं, तो ऐसी हत्या भविष्य में भी दोहराई जाएगी। इसलिए इसे रोकने के लिए मैंने JAC को आंदोलन करने का निर्णय दिया। सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही होगी, लेकिन हमारे लिए जो कुछ हो रहा है वो अंधी और बहरी है। हम आनंद की मृत्यु से बहुत दुखी हैं। वो राज्य की अखंडता की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए राज्य के लिए मर गया, और जिस तरह से उसे जानबूझकर मारा गया, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक दोषी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक हम शव नहीं लेंगे। इस बीच मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार का विरोध भी हो रहा है। The arrest and assault of civilians. कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था मणिपुर सरकार नागरिकों को परेशान करने के लिए मोरे में राज्य बलों को भेज रही है और केंद्र से सीमावर्ती शहर से पुलिस को हटाने की मांग की है। For peace and stability in the region. आज कुट त्योहार है। कुकी जोमी जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्योहार, लेकिन पहाड़ों में कोई उत्सव नहीं है। सड़कें सुनसान दिख रही हैं और लोग फिर से विरोध प्रदर्शन की मुद्रा में आ गए हैं। NDTV के लिए इम्फाल से BM सुंजू और चुरा चांदपुर से के मंगते के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति ने एक सेनाधिकारी को बर्खास्त किया है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के एक मेजर को बर्खास्त कर दिया। यह मेजर सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में तैनात था। इस मेजर को राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह मेजर न केवल संवेदनशील जानकारी अपने पास रखता था, बल्कि गोपनीय जानकारी भी ऐसे लोगों को देता था जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। जब सेना को इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो सेना ने अपनी जांच शुरू की। इसके मोबाइल को भी सर्विलांस पर रखा गया। पहले इसे निलंबित किया गया, उसके बाद उच्च स्तरीय जांच हुई। उस जांच में भी दोषी पाया गया। ऐसी बातें भी निकल के आई, इसने कुछ ऐसी जानकारी दी जो पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है उनके हाथ लगी। जाहिर सी बात है, इसको देखते हुए सेना ने फैसला किया कि इसे सेना से बाहर कर दिया जाए। हाई लेवल कमेटी ने अनुशंसा की। उसके बाद राष्ट्रपति ने फैसला किया इसे सेना से तत्काल जो है बाहर कर दिया जाए। हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति ने कर दिए। सवाल ये उठता है कि आखिर सेना प्रमुख ने क्यों नहीं हस्ताक्षर किए, क्यों नहीं आदेश दिए कि इस मेजर को सेना से बाहर किया जाए। राष्ट्रपति ने ही क्यों आदेश दिया? वजह यह है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर होता है। थल सेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति भी है राष्ट्रपति करते हैं। उनको ये अधिकार होता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि संसद की मंजूरी मिल जाए तो वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। और यह सब अधिकार मिलता है सेना अधिनियम 1950 के तहत। यह भी संसद द्वारा पारित किया गया है। एक राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाता है। अगर किसी का कोर्ट मार्शल भी हो गया है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, रियायत दे सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। यह सब अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। सेना अधिनियम 1950 एक ऐसा अधिनियम है, कानून है जो सेना को कंट्रोल करता है। सेना में जो भी अफसर जो है कमीशन होते हैं
वो राष्ट्रपति के जरिए कमीशन होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि राष्ट्रपति उन्हें कमीशन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेना में जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, आदेश से ही उसे सेना से बाहर किया जाता है। और यह सब फैसला जो होते हैं, जो संसद द्वारा जो अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को, उसके तहत राष्ट्रपति करते हैं। तो प्याज के बढ़े हुए दाम एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कल तक प्याज 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गया था और अब बताया जा रहा है सरकार के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली की मंडियों में प्याज की कीमतें घटने लगी हैं, लेकिन अभी प्याज 60 रुपये किलो बना हुआ है। प्याज विक्रेता शिवम पिछले कई साल से दिल्ली की ओखला मंडी में प्याज के कारोबार से जुड़े हैं। पिछले हफ्ते प्याज की कीमतें काफी बढ़ गई थीं, लेकिन बुधवार कुछ राहत की खबर आई है। 2 दिन पहले क्या रेट था? 2 दिन पहले प्याज बिकी है 400 से 350 मतलब 80 रुपये किलो तक, 80 रुपये किलो तक प्याज बिकी है। 80 रुपये के बाद डाउन होते होते अब 60 रुपये किलो पहुँची है। 60 से मतलब 1-2 दिन में खबर मिलती है कि प्याज 50 रुपये तक चली जाएगी। 50 से मतलब अपनी नॉर्मल रेट पर मतलब पहुँच जाएगी, किसानों की जो भी जेब पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये क्या वजह थी? क्या अब जहाँ से प्याज लेते हैं वहाँ पर क्या कहते थे कारोबारी कहते थे कि पीछे से माल स्टॉक रुक गया है, मतलब स्टॉक आ नहीं रहा है। 80 रुपए किलो प्याज 60 रुपए किलो हो गया। इससे भी ग्राहक कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। पहले मैं लेता था 3 किलो का भी 5 किलो, लेकिन अब नहीं है, इसका बस हो नहीं कर पा रही महंगा होने की वजह से ये 1 किलो से गुजारा। आज प्याज की सस्ता हम तक पहले आप कितना प्याज खरीदते? अब कितना ले रहे हैं? अच्छा, तो अभी क्या रेट है? तो प्याज महंगा होने से आपके किचन का बजट गड़बड़ा गया, क्या कितना असर पड़ा? पिछले हफ्ते जब प्याज की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, तो उसकी वजह से सब्जी मंडियों में प्याज के कारोबार पर बुरा असर पड़ा और कारोबारियों की बिक्री घट गई। लेकिन अब प्याज कारोबारियों को उम्मीद है कि जब प्याज की नई स्टॉक बाजारों में पहुंचेगी तो उससे कीमतों पर और अच्छा असर पड़ेगा और कीमतें और तेजी से घटेंगी। उधर खाद्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र की मंडियों में भी प्याज सस्ता हो रहा है। हालांकि राजस्थान के मंडियों में प्याज की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। जयपुर के मोहाना इलाके में प्याज का खुदरा रेट 80 रुपए प्रति किलो तक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी प्याज का भाव 70 रुपए किलो तक बना हुआ है, जबकि विदिशा में भी 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक प्याज बिक रहा है। किसान की जब प्याज पैदा होती है या कोई भी फसल पैदा होती है तो उस समय बाजार का भाव बहुत कम रहता है। तो किसान की मजबूरी होती है कि उसको तभी बेचना पड़ता है, आगे के उसके घर के काम और फसल के काम करने के लिए उसे तत्काल बेचना पड़ती है फसल, और उस समय बाजार में भाव नहीं मिलता। तो ये जो प्याज है वो व्यापारी महंगे दामों में, हाँ, व्यापारी खरीद लेते हैं और फिर वो मुनाफा कमाते हैं बाद में। इस बार क्या है, एकदम से अभी 2-4-8 दिन में बहुत महंगी हो चुकी है। मतलब 70-80 रुपये किलो बिक रही है फुटकर में, थोक में दे रहे हैं 55-50 रुपये किलो, और जो हल्की क्वालिटी है वो 40-45 थोक में दे रहे हैं, वो बिक रही 50 रुपये किलो, 50-60 रुपये किलो, और अच्छी क्वालिटी 80 रुपये किलो। मध्य प्रदेश के विदिशा इलाके के छोटे व्यापारियों ने थोक विक्रेताओं पर प्याज की ब्लैक मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है, जबकि थोक विक्रेता किसानों द्वारा प्याज देरी से बाजार में लाने को कीमतों में उछाल की बड़ी वजह बता रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महिला अपराधों में कमी और अपराधों को रोकने के लिए आगरा अलीगढ़ मंडल में ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 3 महीने तक अलग अलग माध्यमों से जागरूकता पैदा की जाएगी। 4000 ग्राम पंचायत में चलेगा अभियान। 3 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ऑपरेशन जागृति एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की सोच है। इससे पहले हमारे दिमाग में, जहन में ये बातें क्यों नहीं आई कि इस तरह का हम प्रोग्राम चलाएं? उनके साथ में उसको जोड़ते हुए इस उद्देश्य को
जब मैंने आगरा जोन का कार्यभार संभाला तो मैंने कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे क्राइम के ट्रेंड्स स्टडी करने का प्रयास किया और उसमें मैंने देखा कि महिला संबंधी जो अपराध है वो काफ़ी अग्रणी है, इन द सेंस कि यहाँ पे काफ़ी महिला संबंधी अपराध हैं। तो इनका कारण क्या है? चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को मूल में जाना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है, और इसी को एक उद्देश्य बनाते हुए कि किस तरह से हम जो हमारी ट्रॉमेटाइज्ड महिलाएं हैं, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनी हैं, जो बलात्कार, शीलभंग, इन सब मामलों का शिकार बनी हैं, उनको किस तरह से इस सदमे से बाहर निकालें और उनको मेन स्ट्रीम करें ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो हमारे बच्चे हैं, ये सिर्फ लड़कियों और बालिकाओं का ही हमारा इनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो 10 साल, 11 साल, 12 साल से लेकर जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, उन सबके लिए ये प्रोग्राम है और उनके पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम है।